नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन 3 दिन के बाद भी ये तय नहीं हो पाया कि कर्नाटक का नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि 90 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, जबकि डीके शिवकुमार का कहना है कि सभी 135 विधायक उनके हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी मां है और मां अच्छी तरह समझती कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, इसलिए वो कुछ नहीं कहेंगे, न कुछ मांगेंगे, न किसी की पीठ में छुरा घोंपेंगे, न बगावत करेंगे। कल तो डीके शिवकुमार ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज समझाने के बाद डीके दिल्ली पहुंचे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया से अलग अलग मुलाकात की। खड़गे आज दिन भर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। कम से कम औपचारिक ऐलान करने की स्थिति तो अभी नहीं आई है। आज राहुल गांधी ने भी खड़गे से मुलाकात की और इसके बाद कर्नाटक के चुनाव प्रभारी और महासचिवों के साथ भी खड़गे की मीटिंग हुई। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिवकुमार को मिलने के लिए बुलाया। उस वक्त लगा ऐसे फैसला हो गया है, इस फैसले पर डीके शिवकुमार की सहमति हो जाए, उनकी मोहर लग जाए तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जानकारों का कहना है कि डीके शिवकुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के साथ साथ साउथ के सारे राज्यों की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन डीके का कहना है कि अगर उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो वो सिर्फ एमएलए रहेंगे। अब सवाल है कर्नाटक का सस्पेंस कब खत्म होगा, इसे डिस्कस करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आज दिन भर क्या क्या हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का घर आज दिन भर कर्नाटक की सियासत का सेंटर बना रहा। सिद्धारमैया तो कल ही दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन खड़गे ने उनसे मुलाकात नहीं की, उनसे वेट करने को कहा गया। खड़गे पहले डीके शिवकुमार से मिलना चाहते थे, इसलिए डीके का इंतजार हो रहा था। डीके करीब 12 बजे दिल्ली पहुंचे, सीधे अपने भाई डीके सुरेश के घर गए, वहां लंच किया और फिर शाम 5 बजे खड़गे से मिलने का वक्त तय हुआ। इस दौरान खड़गे ने पार्टी के दूसरे नेताओं से बात की। सुबह सुबह राहुल गांधी भी खड़गे से मिले थे। फिर खड़गे ने रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की। सुरजेवाला कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी हैं और इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वर से बात की। इसके बाद जो राय बनी उसकी जानकारी देने के लिए केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी के पास भेजा गया। इसके बाद खड़गे डीके शिवकुमार से मिले। जानकारों का कहना है कि डीके शिवकुमार ने खड़गे से साफ साफ कहा उन्होंने मेहनत की है, बिखरी हुई पार्टी को एकजुट किया, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका दावा तो बनता है। पता यह लगा कि डीके ने यहां तक कहा कि 2019 में कांग्रेस कर्नाटक में सिद्धारमैया की वजह से हारी थी। डीके ने कहा अगर सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो लिंगायत और वोकलिंगा दोनों जातियों का वोट 2024 में कांग्रेस को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सिद्धारमैया कुरुबा जाति से है। डीके शिवकुमार ने कहा कि सिद्धारमैया पहले भी सीएम रह चुके हैं, सीएलपी लीडर रह चुके हैं, इसलिए अब उन्हें मौका मिलना चाहिए और वो 2 साल या 3 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर पार्टी मौका देगी तो पूरे 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हालांकि खड़गे से मिलने के बाद डीके शिवकुमार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खड़गे से मुलाकात से पहले डीके ने बार बार कहा वो हाईकमान का फैसला मानेंगे, न किसी की पीठ में खंजर घोंपेंगे, न बगावत करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि पार्टी उनकी मां है और मां जानती है बच्चे को क्या चाहिए। We have built this party, we have built this house. I'm a part of it. I'm not alone. I'm a part of it. The mother will give to the child everything, whatever she needs. After all, if anyone is there, it is only the party, no? Minus Congress, everyone is zero. If anyone has become anything, it is only because of the Congress party. See, party will give me responsibility. Why should I worry about it? If I am eligible, they will give. Ours is a united house. Our numbers are 135 plus. I don't want to divide anyone here. Whether they like me, whether they doesn't like me, I am a party president. I am a responsible man. I have to look everyone in a same eyes. I will not backstab also. I will not blackmail also.
I will not do. I don't want to go to the wrong history. See, one who has been born has to die someday. I don't want to go with a bad remark. डीके शिव कुमार खरगे से मिलकर निकले। कुछ ही मिनटों के बाद सिद्धारमैया वहां पहुंच गए। सिद्धारमैया ने भी खरगे से साफ साफ कह दिया कि उन्हें चीफ मिनिस्टर रहने का अनुभव है। 13 बार बजट पेश कर चुके हैं। पहले भी उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लागू करके दिखाया है। सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में जो 5 गारंटी दी हैं, उनको पूरा करना किसी और के बस की बात नहीं है, इसलिए उन्हें मौका मिलना चाहिए। जानकारों ने बताया कि सिद्धारमैया ने खरगे को पार्टी की बात याद दिलाई। कहा कि पार्टी ने कहा था जिसके पास ज्यादा विधायकों का सपोर्ट होगा, जिसे विधायक चुनेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेगा। उनका दावा है कि कांग्रेस के 90 से ज्यादा विधायक सिद्धारमैया के पक्ष में हैं। इसके बाद सिद्धारमैया ने अपनी उम्र का भी हवाला दिया। कहा कि उनकी उम्र ज्यादा है, इसलिए उन्हें पहले मौका मिलना चाहिए। अगर पार्टी चाहे 2 या 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बना दे। पता यह लगा कि खरगे ने सिद्धारमैया की भी बात सुनी, लेकिन अपनी तरफ से उन्हें किसी तरह का कोई संकेत, कोई आश्वासन नहीं दिया। खरगे से मुलाकात के बाद जब सिद्धारमैया बाहर निकले तो उनके चेहरे पर तनाव था। खरगे के घर से निकल सिद्धारमैया सीधे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने उनके घर गए। वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने उनसे बात करने की कोशिश की तो सिद्धारमैया ने गुस्से में माइक हटा दिया। कहा उन्हें कुछ नहीं कहना। Siddha sir, you had meeting with Mr. Kharge sir. What the people have decided? What do you want to say? Siddha sir, what do you want to say, sir? No, I do not want to say anything. कर्नाटक में मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को मशक्कत करनी पड़ रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई पार्टी विषम परिस्थितियों में जीतती है, लंबी लड़ाई के बाद सफलता हासिल करती है, तो जीत के कई दावेदार होते हैं। कर्नाटक में 2 दावेदार तो सामने दिखाई दे रहे हैं, कई पर्दे के पीछे भी हैं। इसलिए फैसला करना आसान नहीं होगा। सिद्धारमैया का दावा है कि उनके साथ एमएलए हैं। डीके का दावा है कि जीत में उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। सिद्धारमैया का कहना है कि उम्र को देखते हुए इनके लिए आखिरी मौका है। डीके का कहना है कि गांधी परिवार के प्रति उनकी लॉयल्टी देखते हुए चांस तो उनका बनता है। मुझे लगता है 1-2 दिन में मामला सुलझ जाएगा। कांग्रेस ऐसी गलती करना नहीं चाहेगी कि एक और राजस्थान खड़ा हो जाए, इसलिए सोच विचार करके टाइम लगाकर ही फैसला करने में समझदारी है। कर्नाटक में कुर्सी का झगड़ा चल रहा है। दूसरी तरफ बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार ने सियासत के बाजार को गर्म कर दिया है। जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमले करके इसे और इंटरेस्टिंग बना दिया। लालू ने कहा यह कोई बाबा नहीं है। जगदानंद सिंह ने कहा कि मदारी भी डुगडुगी बजाता है तो भीड़ जुट जाती है, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में भीड़ जुटना कौन सी बड़ी बात है। जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा जो लोग जालीदार टोपी लगाकर इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, उन्हें हनुमान कथा कहने वाला जोकर ही लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर रिश्ते की खूब बयानबाजी हुई। धीरेन्द्र शास्त्री के कथा से ज्यादा चर्चा उनको लेकर हुई राजनीति पर हो रही है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अपने काम में लगे हैं। उन्हें सुनने देखने के लिए जिस तरह से लाखों की भीड़ उमड़ी है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। वक्त दिन का हो या रात हो, कथा स्थल हो या बाबा का होटल हो, पटना में चारों तरफ सिर्फ बाबा के भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। चारों तरफ ट्रैफिक जाम है, भयानक गर्मी है। इसके बावजूद लोग बाबा की एक झलक पाने के लिए कई कई घंटों से इंतजार में सड़कों पर खड़े रहते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस होटल के बाहर की है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे हैं। लोग सुबह 4 बजे से धीरेन्द्र शास्त्री के निकलने का इंतजार कर रहे थे। पटना में तापमान 41 डिग्री है, भयानक गर्मी है। इसके बाद भी बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों से पहुंचे लोग धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए अपने बच्चों को लेकर चिलचिलाती धूप में सड़क पर खड़े थे।
धीरेन्द्र शास्त्री ने भी भक्तों को निराश नहीं किया। वो होटल से कथा स्थल पर जाने के लिए निकले तो गाड़ी के रूफटॉप से बाहर निकले, भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनकी भेंट भी स्वीकार की। लोग भी धीरेन्द्र शास्त्री को देखकर दीवाने से हो गए। कोई नारे लगाने लगा, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, कोई आंख बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। इस तरह की भीड़ सिर्फ होटल के बाहर नहीं थी। पटना की ज्यादातर सड़कों पर 4 दिन से ट्रैफिक जाम है। कई कई घंटों तक ट्रैफिक रुका रहा। लोग सड़कों पर फंसे रहे क्योंकि कई सड़कों पर बागेश्वर धाम के भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में जहां धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हो रही है, वहां 3 पंडाल लगे हैं। लेकिन इन पंडालों में जितने लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग पंडालों के बाहर धूप में बैठे हैं। पंडाल के अंदर की तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के लिए लोगों में किस कदर दीवानगी है। पंडाल के अंदर लोगों के बैठने की बिल्कुल जगह नहीं बची थी और तीनों पंडालों के बीच ऐसी ही हालत थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कल भी लोगों से अपील की थी कि वो घर पर बैठकर टीवी पर उनकी कथा सुने, पंडाल में ना आए क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। धीरेन्द्र शास्त्री यह देखकर गदगद भी हैं। आज उन्होंने मंच से कहा कि कई बार मना करने के बाद भी जो लोग पंडाल में आ गए और जो लोग अंदर नहीं आ पाए, सबकी इच्छा पूरी होगी। अच्छा, एक बात बताएं, अगर तुम हनुमान जी की भक्ति में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में जितने भी लोग आज चौथे दिवस की चतुर्थ दिवस की कथा में मना करने के बावजूद भी आ गए, नहीं माने, दिल है कि मानता नहीं है, तो फिर भी चले आए। और चले आए तो वही हाल है, कुछ खड़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े हैं, कुछ बात बात पे अंदर आने के लिए लड़े हैं, फिर भी अंदर आने के लिए अड़े हैं, फिर भी बालाजी की कृपा पाने के लिए दरबार में पड़े हैं। धन्य हैं आप लोग जो जो जहां खड़े हैं, अड़े हैं, बैठे हैं। कुछ कुल्फी खा रहे, कुछ फुल्की खा रहे, कुछ चाय के चटकारे, चाट पकौड़ी के चटकारे ले रहे हो, कान में हो कथा सुनत जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी कथा है। सीताराम 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 कही जाहि विधि राखे ताहि विधि रही। हाँ, सीताराम 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 कहिए जही विधि राखे भीड़ की एक झलक मैंने आपको दिखाई है और इस भीड़ से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बिहार के लोगों का उत्साह देखकर उन्हें लगने लगा है कि उनका सपना जरूर पूरा होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन बिहार के लोग ठान लेंगे, अपने घर में धर्म की पताका फहराएंगे, माथे पर तिलक लगाकर निकलेंगे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएगा। ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। कितनी? लगभग 12-13 होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कौन हमने गिनती या करी। मान लो 12 मान लो, 13 मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही
अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। अब मैं आपको बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो राजनीति हो रही है उसके बारे में बताता हूं। शास्त्री जी के दरबार में लाखों की भीड़ पहुंच रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाते दिखाई दिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन तेजस्वी नहीं गए। उल्टे आरजेडी के नेताओं ने आज धीरेन्द्र शास्त्री पर कटाक्ष की। आज लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मिनिस्टर तेज प्रताप यादव ने कहा, बिहार में राम राज नहीं कृष्ण राज है। शिशुपाल ने कृष्ण को गाली दी थी तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए। आज लालू यादव भी जब पटना से दिल्ली के लिए निकले तो उनसे भी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के बारे में पूछा गया तो लालू ने सिर्फ इतना कहा कि कौन बाबा, ये कोई बाबा नहीं है। रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप ने वही बात दोहरा दी जो लालू यादव ने कही। तेज प्रताप ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, सबको पागल कह रहे हैं, उनके प्रोग्राम में लोगों की तबीयत खराब हो रही है। ऐसा इंसान बाबा नहीं हो सकता। कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है, जो आयोजक जो व्यवस्था किया है आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है। वो बाबा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। नहीं, बाबा तो नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है बाबा बोल। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे और राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश है, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कृष्ण भगवान, एक ये भी बात हम बता दें, हनुमान जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के छतरी पे थे। जब महाभारत जो चल रहा था तो उसी में थे हनुमान जी भी ऊपर। इसके बाद तेज प्रताप ने कहा, बिहार में आकर बिहारियों को गाली देने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए कि गाली देने वालों पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। तेज प्रताप ने कहा कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल गया है, बाबा बिहार आया और कर्नाटक में बीजेपी साफ हो गई। ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है, और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर। तो भगवान को ये महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र चला। तो सुदर्शन चक्र तो जनता ने कर्नाटक में रिजल्ट देवे किया कि भाजपा छितिर बितिर हो गया। बाबा यहाँ आपका आया और वहां हरवा दिया अपना भाजपा को। बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री को मदारी बता दिया। जगदानंद सिंह ने कहा कि गांव में मदारी डुगडुगी बजाता है तो भीड़ जुट जाती है, इसलिए भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। जगदानंद सिंह ने जो कहा, उनका कहना था कि वो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है, और ऐसे शख्स को जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं वो सब देश के हितैषी नहीं हो सकते। गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। यदि उसका प्रमाण पत्र मांगो तो न पढ़ा है न लिखा है, लेकिन उसका मजाक उड़ाने वाले से लेके उसको बेवकूफ़ बनाने वाले से, सब बेवकूफ़ बनने वाले लोग, इतनी तरह के लोग उसके डुगडुगी बजाते हुए यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई बाबा नहीं दिख रहा है। संविधान के खिलाफ बोलने वाले को
मैं देश का दुश्मन मानता हूँ। विघटनकारी तत्वों को जहाँ से भी ताकत मिलती है और जो भी ताकत देते हैं वो अपने आप में कभी भी भारत के सही नागरिक नहीं है। आरजेडी के नेताओं को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा, हनुमान कथा के पंडाल में वो लोग क्यों जाएंगे जो जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार में जाते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लोग धीरेन्द्र शास्त्री के कथा में इसलिए नहीं आए क्योंकि यहां उन्हें वोट नजर नहीं आता। बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा में आयोजक ने अपना फर्ज पूरा किया। जो ना आए वो उसकी मर्जी, लेकिन आयोजक को थोड़ी भूल हो गई। आयोजक को पता होनी चाहिए ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है। एक सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। ये सरकार मुस्लिम प्रस्त सरकार है। ये सरकार इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। गिरिराज सिंह को जवाब देने में नीतीश कुमार देरी नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग जानबूझकर अनाप शनाप बोलते हैं ताकि अपनी पार्टी में उन्हें तवज्जो मिले। जब नीतीश से पूछा गया कि बाबा के दरबार से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, तो नीतीश ने कहा, ये बातें फिजूल की बातें हैं, वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। हमरे खिलाफ बोलेगा तो सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसलिए जो मन करे बोले, हम तो ध्यान भी नहीं देते। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कोई रुकावट है। जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है, वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्तिगत चीज है, लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम। धीरेन्द्र शास्त्री को भी पता है कि उनकी कथा को लेकर बिहार में किस तरह की सियासत हो रही है, कौन कौन उन्हें गाली दे रहा है, क्या क्या कह रहा है। इसीलिए आज कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों से कहा, अगर कोई उन्हें गाली दे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेम टू यू कहकर निकल जाओ। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, वो गालियों से डरने वाले नहीं हैं, वो हिंदुओं को जगाने का काम करते रहेंगे। बिहार के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। धन्य है बिहार, यहां भक्ति की है बहार। तो बड़ा आनंद आया, बड़े प्रसन्न रहना, आनंद में रहना। कल और हमें झेल लो, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कारण तुम लोग भी बहुत परेशान हो गए। नहीं हो गए, बहुत धक्का भी लगे, बहुत हमारे कारण तुम लोगों ने गाली भी सुनी। हम एक बात बोले, आज हमें कोई गाली देना, तुम परेशान मत हुआ करो, धीरे से सेम टू यू कह दिया करो। लेकिन हाँ, ये बात भी और बोलेंगे, अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। संतों का अपमान अब नहीं हो। रामचरितमानस, गीता, पुराण,
इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। अब एक बात नोट करने वाली है, तेज प्रताप यादव ने पहले धमकी दी थी कि वो धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में घुसने नहीं देंगे, लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री के कथा के पंडाल लगे, उनके पहुंचने से पहले ही लाखों की संख्या में भक्त वहां पहुंच गए, तो लोगों की तादाद देखकर तेज प्रताप खामोश हो गए। लेकिन आज आरजेडी के नेताओं ने रंग बदला। पहले एक नेता ने उन्हें मदारी कहा, जेडीयू के कई नेताओं ने कटाक्ष किए। मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि जिस व्यक्ति के लिए लाखों लोग पहुंचे, दिन हो या रात, मैदान हो या होटल, लोगों की ऐसी दीवानगी दिखाई दी। भारी गर्मी में बिना सुविधाओं के लोग अपने खर्चे पर बागेश्वर धाम के बाबा के लिए पहुंच गए। जब किसी के पास इतना पब्लिक सपोर्ट हो तो उसका विरोध करने की क्या जरूरत? या फिर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि उनकी कथा में मंच पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच गए? क्या सिर्फ इसलिए आरोप लगाया गया कि बीजेपी माहौल खराब करने के लिए, धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार लाई है? इससे ज्यादा समझदारी तो मध्य प्रदेश में नेताओं ने दिखाई थी, जहां शिवराज सिंह और कमलनाथ दोनों बागेश्वर धाम पहुंचे थे। लेकिन आज मध्य प्रदेश में भी बाजी पलट गई, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो इसका विरोध शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा वो हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते, सनातन धर्म के अनुयायी हैं जो सबका कल्याण चाहता है। दिग्विजय सिंह ने कहा अगर ये कहना देशद्रोह है तो शिवराज सिंह के खिलाफ सरकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये है कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। मुझे देशद्रोही कहते हैं, गिरफ्तार करो। अगर तुम में साहस है और मैं देशद्रोही हूं तो गिरफ्तार करो। दिग्विजय सिंह के इतना कहते ही मध्य प्रदेश में बीजेपी कई लीडर सामने आ गए। सबके निशाने पर दिग्विजय सिंह थे। सबसे पहला रिएक्शन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा दिग्विजय सिंह जानबूझकर भगवा पर अटैक करते हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं। अगर हिम्मत है तो कभी जेएमबी और एचयूटी के आतंकवादियों पर सवाल उठाएं। मुगलिया सल्तनतों के पैरोकार मिस्टर बंटा झार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो, कभी भगवा को आतंकवाद बताते हो, कभी जाकिर नाइक को शांतिदूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? ये जानबूझ के उनकी आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। असल में हिंदू और हिंदुत्व की जो व्याख्या दिग्विजय सिंह ने आज की वो नई नहीं है। ये बात राहुल गांधी ने करीब 1 साल पहले कही थी। उस वक्त भी हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था, इसीलिए दिग्विजय सिंह के बयान पर भी विवाद हुआ। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हिंदुत्व और सनातन में फर्क की थ्योरी दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक से पढ़कर आए हैं, और इसके सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के साथ मंच पर बैठकर उसकी तारीफ करते दिखाई दिए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त अलग टेंशन में है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हिंदू लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस गैंग में शामिल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिवराज सिंह ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में
एक और केरला स्टोरी नहीं बनने देंगे। असल में आज शिवराज सिंह ने कुछ मंत्रियों के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी। एमपी टूरिज्म के सिनेमा हॉल ड्राइविंग सिनेमा में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन, प्रोड्यूसर विपुल शाह और एक्ट्रेस अदा शर्मा भी मौजूद थी। द केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह कुछ लड़कियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें मुसलमान बनाया गया, फिर इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया गया। अब तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। लेकिन हैरानी की बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि राज्य में केरला स्टोरी जैसी साजिश रची जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को भोपाल से और 5 लोगों को हैदराबाद से अरेस्ट किया। इन लोगों पर हिंदुओं को बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाने का इल्जाम है। दावा यह किया गया कि ये सारे लोग हिज्ब उत तहरीर नाम के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के लिए काम कर रहे थे। यह संगठन दुनिया के 50 मुल्कों में फैला है, जिसके 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं, और यह संगठन आईएसआई से भी ज्यादा कट्टर माना जाता है। सरकार ने कन्वर्जन के केस की जांच मध्य प्रदेश के एंटी टेरर स्क्वाड को दी है। एटीएस ने भोपाल से जिन 11 लोगों को अरेस्ट किया है, इनमें से 3 ऐसे हैं जो हिंदू और जैन धर्म को छोड़कर इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, और इसके बाद इन तीनों ने 4 हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल कराया और उनके नाम बदल दिए और उनसे शादी कर ली। मध्य प्रदेश एटीएस के इस ऑपरेशन के बाद तेलंगाना की पुलिस ने भी इसी सिलसिले में हैदराबाद से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कोई जिम ट्रेनर है, कोई कोचिंग चला रहा था, तो कोई कंप्यूटर टेक्नीशियन है। 11 आरोपी भोपाल के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। पुलिस का आरोप है ये सब मिलकर इंटरनेशनल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट संगठन हिज्ब उत तहरीर का इस्लामिक राज कायम करने के मकसद से काम कर रहे थे। पुलिस का दावा है इन लोगों ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हथियारों की ट्रेनिंग का एक कैंप भी लगाया था। सारे लोग कट्टरपंथी मुस्लिम प्रचारक जाकिर नायक से प्रेरित थे। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा यह मामला तो लव जिहाद से भी आगे की बात है। ऊंचे तबके के पढ़े लिखे लोग बहला फुसकाकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे, लोगों को जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्र ने कहा कि पकड़ा गया एक आरोपी हैदराबाद में ओवैसी के छोटे भाई के कॉलेज में पढ़ता था। ये लव जिहाद से भी ऊपर का मामला समझ में आता है, क्योंकि इसमें पुरुषों का धर्म परिवर्तन हो गया जी, और उन पुरुषों ने फिर बच्चियों को ब्रेन वॉश किया जी, कि ये लोग आबादियों के अंदर रह के ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं जी। ये यहाँ पर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जिम चला रहे हैं और ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एक तो प्रोफेसर हैं हैदराबाद के, ओवैसी जी के भाई के कॉलेज के। हमारे यहाँ पे हम देखेंगे एक जिम का ट्रेनर पकड़ा गया है, एक कोचिंग सेंटर वाला पकड़ा गया है, सॉफ्टवेयर का इंजीनियर पकड़ा गया है, सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन पकड़ा गया है। इस तरह के पढ़े लिखे लोग जब इस काम में आ रहे हैं तो ये गंभीर हो गया है। बहुत पहले बार लग रहा है और गंभीरता से सरकार ने लिया है। इसलिए इनको कौन फाइनेंस करता था जी, कहाँ किस किस को ट्रेनिंग दी, इनके कनेक्शन कहाँ पर है जी, बैंक खातों में बिल्कुल सबकी जांच होगी। गिरफ्तार किए गए 16 लोगों को हिज्ब उत तहरीर के हैंडलर ने अलग अलग इलाकों में इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम सौंपा था। इनमें मध्य प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग जिले शामिल हैं। ये सभी लोग आपस में डार्क वेब के जरिए कांटेक्ट में रहते थे। शिवराज चौहान ने कहा ऐसी ताकतों को उसी तरह खत्म किया जाएगा जैसे मध्य प्रदेश में सिमी का खात्मा किया गया। जो तथ्य सामने आए हैं उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एक चीज साफ है, लव जिहाद, धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे,
हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। एटीएस सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। मध्य प्रदेश एटीएस की अब तक की जांच में पता चला कि गिरफ्तार किए गए 3 लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे। वेणु कुमार अब्बास अली बन गया था। देवी प्रसाद पांडे ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम अब्दुल रहमान रख लिया था। ये दोनों हैदराबाद में रहने लगे थे। जबकि सौरभ राजवैद मोहम्मद सलीम बन गया था। जिस वक्त सीरिया में जंग चल रही थी उस वक्त सौरभ राजवैद इस्लामिक कट्टरपंथियों के संपर्क में आया। उसने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उसने मानसी नाम की लड़की से शादी की और उसका भी धर्म परिवर्तन करा दिया। इसके बाद दोनों इस्लाम के लिए काम करने लगे। सौरभ राजवैद्य को इस्लाम कबूल करने के बाद हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में नौकरी मिल गई थी। उसे हैदराबाद से ही अरेस्ट किया गया है। सलीम और सौरभ के पेरेंट्स भोपाल में रहते हैं। बेटे की गिरफ्तारी की बात सुनकर माता पिता दोनों बेहद परेशान हैं। मां का तो रो रो कर बुरा हाल है। सौरभ की मां बसंती जैन ने बताया कि उनके बेटे के ऊपर लगे आरोप गलत हैं। सौरभ और सलीम उनकी हर बात मानता था, लेकिन जब उसे अपने बच्चों को भी इस्लाम की बातें सिखानी शुरू की तो उन लोगों को गुस्सा आ गया। बसंती जैन ने कहा कि उन्होंने तो कई बार अपने बेटे से गुजारिश की कि वो घर लौट आए, अपने धर्म में वापस लौट आए, लेकिन हर बार बेटे ने उनकी बात को ठुकरा दिया। बहुत बढ़िया था और इतना कहना मानता था कि हमसे कहता माँ तुम जैसी लड़की से शादी करोगे मैं तैयार हूँ, अंधी लंगड़ी लूली बस तुम्हारी खुशी के लिए। सब कुछ झूठ नहीं बोलता था। और अब अगर ये उसे ब्लैकमेल करके झूठ बुलवा रहा है तो हम कह नहीं सकते हैं। मुसलमान उसको पूरी तरह घेरे रहते थे, अकेले जाने ही नहीं देते थे कहीं भी। पूरी कभी आते थे तो उनके साथ कोई ना कोई रहता था। हाँ, जब आप समझाने के लिए बुलाते थे कोई गुरुओं के पास रहता था। मुसलमान जाते थे। अब मुझे नाम तो नहीं है पता, लेकिन दाढ़ी माड़ी रहती थी उनकी, पहनाव से ही पता पड़ जाता था कि जब मुसलमान है। पर आते थे साथ में, उसे अकेले नहीं छोड़ते रहेगा वैसा रहेगा। लेकिन वापस लौट गया, वापस लौट भैया, वापस लौट। बच्चों को लिया मैंने, इससे बहुत कहा। मैंने अभी कहा था पर मुझे तुम भी मेरे बेटे हो, किसी की माँ के हो, पर तुम ऐसा बच्चे को लाना पड़े, मेरे बच्चे को लाना। वहीं आरोपी मोहम्मद सलीम उर्फ सौरभ के पिता अशोक राजवैद ने बताया कि उनका बेटा जाकिर नायक के झांसे में आकर मुसलमान बना। उन्हें तो बहुत देर में पता लगा कि बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अशोक राजवैद ने बताया कि बाद में सौरभ ने अपनी वाइफ मानसी को भी मुसलमान बना दिया, बच्चों का एडमिशन मदरसे में करा दिया। मानसी बुर्का पहनने लगी। इन सब बातों पर अशोक राजवैद ने एतराज किया। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने बेटे को घर से निकाल दिया। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन न कोई एक्शन हुआ, न बेटा घर वापस आया। बेटे की इस तरह इस्लाम कबूल करके घर से जाने के बाद अशोक राजवैद तो सन्यासी हो गए, लेकिन सौरभ की मां आज भी परेशान रहती हैं। अशोक राजवैद ने कहा कि अगर मां की खातिर ही बेटा लौट आए तो उनके दिल को सुकून मिलेगा। वो तो बिल्कुल साजिश के अंतर्गत हुआ, इंटरनेशनल साजिश है डॉक्टर जाकिर नायक की। जो अच्छे लड़के, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको वो कन्वर्ट करते हैं और ऐसा नशा पिलाते हैं कि ओरिजिनल इस्लाम तो एक तरफ रहता है और उसका कट्टरवाद और हिंसक पहलू ओपन हो जाता है। वो डॉक्टर कमाल उसके कॉलेज में था, TIT कॉलेज में। वो उसी ने उसे ध्यान करना के नाम पे नमाज पढ़वाना ये सब सिखाया, उसी ने कन्वर्ट करवाया। डॉक्टर कमाल, जो शायद मुझे पता लगा है वो छिंदवाड़ा का अभी अरेस्ट हुआ है, उसी ने किया है। उससे मेरी दो एक बार बात हुई। कमाल जाकिर नायक का ही पुर्जा है। आपको लगता है? आपने बताया कि जाकिर नायक के एक प्रोग्राम को लेकर आपने एक पत्र भी लिखा था। हाँ, लिखा था मैंने। क्या कुछ था और उसके बाद क्या? उसमें ये कहा था कि जिस तरह से मतांतरण कर रहा है वो अच्छी बात नहीं है। ओरिजिनल इस्लाम कभी भी गलत नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पर जो लोग ये काम कर रहे हैं दुनिया भर में, ये मानवता और इस्लाम दोनों के खिलाफ हो रहा है। देखिए, मुझे नहीं मालूम किन आरोपों पे कौन सा क्या लगा है, लेकिन मैं इतना आशा करता हूँ और मैं एक ऐसे न्याय में विश्वास करता हूँ जहाँ होगा देर हो सकती है। इन्होंने 8 साल बाद पकड़ा। मैं यही काम 3 साल यानी 5 साल पहले चाहता था। 3 हिंदू युवकों को ही नहीं, धर्म परिवर्तन की इस रैकेट ने 4 हिंदू लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराया था। सौरभ ने अपने साथ पत्नी मानसी को भी मुसलमान बनाया। वहीं उसके कहने पर इस्लाम में
कन्वर्ट होने वाले देवी प्रसाद पांडे ने पूनम कुमारी को, ऐसी लड़की थी जिससे शादी की और फिर उसे इस्लाम कबूल करवाया। पूनम का नया नाम आयशा रखा गया। रेखा साहू को इस्लाम कबूल करवाकर उसका नाम आलिया रखा गया। भारती मातनकर नाम की महिला को कन्वर्ट करके उसका नाम हुदा रखा गया। जब हैदराबाद से पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार किया तो मानसी उर्फ राहिला ने कहा उसने अपने पति के साथ अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। अब उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। हम लोग इस्लाम एक्सेप्ट करें तो हमारे रिवर्ट भाई, रिवर्ट बहनें जो कुरान नहीं पढ़ पाते या कुरान नहीं मालूम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमको हमारे पास कलेक्शन है, हमने पढ़ा है, तो हम लोग बैठ के वो बातें मेरे शौहर भी समझाते थे और मैं भी समझाती थी उन भाई, मेरे शौहर भाइयों को समझाते थे, मैं बहनों को बताती थी वो चीज़। तो उसमें इसका मतलब ये हो गया कि कोई क्या आपके घर में, क्या आप अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर हिंदू महाभारत की कोई चीज़ अगर आपके पास आती है, गीता का कोई पाठ आता है या रामचरितमानस आपके पास होती है, तो क्या आप वो चीज़ नहीं बताते? या आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है या अच्छी चीज़ आपको पता होती तो क्या आप लोगों को नहीं कहते? ये सब झूठे बेबुनियाद इल्ज़ाम है। ये इस तरह के इल्ज़ामात लगा के फंसा रहे हो आप किसी को। और क्यों फंसा रहे हो? क्योंकि हम रिवर्ट है, हमने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। आप लोगों को इस्लाम कैसे एक्सेप्ट कर लिया, इस चीज़ का एक अजीब और गरीब वो रहता है कि भाई अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। मैं तो यही दुआ करती हूँ। आतंकवादी संगठन हिजबुल तहरीर का सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार हुए ज्यादातर लोग भोपाल के रहने वाले हैं। इनमें से एक आरोपी सैयद समी रिजवी भोपाल के कोहे फिजा में कोचिंग सेंटर चलाता है। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि कोचिंग सेंटर को भी हिजबुल तहरीर की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस का कहना है कि ये कोचिंग सेंटर असल में फ्रंट था। दिन में तो यहाँ बच्चे पढ़ने आते थे, देर रात यहाँ इलीगल एक्टिविटीज होती थी, बड़ी तादाद में लोग जमा होते थे, उन्हें बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल करने के लिए उकसाया जाता था। इस कोचिंग सेंटर को अब सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें नोट करने वाली बात है कि धर्म परिवर्तन का धंधा 13 साल से चल रहा था। सौरव राजवैद ने 2010 में इस्लाम कबूल किया था। इसके बाद वो खुद धर्म परिवर्तन कराने के खेल में शामिल हो गया। कई हिंदू लड़कों और लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाया। इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि अभी तो सिर्फ 16 लोग पकड़े गए हैं। जांच आगे बढ़ेगी तो और भी केसेस सामने आएंगे। कुछ लोग कह सकते हैं कि संविधान हर नागरिक को अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी धर्म को फॉलो करने की आज़ादी देता है। अगर कोई हिंदू इस्लाम कबूल करता है तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये बात सही है। लेकिन ये भी सही है कि साजिश के तहत लालच देकर, बहला फुसलाकर या दबाव बनाकर किसी का धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत संविधान नहीं देता। और मध्य प्रदेश में जो मामला सामने आया है उसमें लगता है कि लोगों को गुमराह करके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश के तहत इस्लाम कबूल करवाया गया। इसलिए इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें जरा भी सच है तो ऐसी हरकतों से देश का माहौल खराब होता है। महाराष्ट्र से आज एक परेशान करने वाली खबर आई। कुछ लोगों ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हरी चादर चढ़ाने की कोशिश की। इस मामले की जांच के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी को गठित किया है। असल में 13 मई को कुछ लोग सिर पर एक टोकरी में फूलों की चादर रखकर मंदिर के मेन गेट पर पहुंच गए थे। मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। जिस वक्त ये लोग मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त मंदिर का गर्भगृह बंद हो चुका था। इन लोगों ने मंदिर में जाने के लिए जोर जबरदस्ती की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की सख्ती के बाद ये लोग लौट गए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इसलिए मंदिर ट्रस्ट ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश दिया। एडीजी रैंक के एक अधिकारी इस टीम को लीड करेंगे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लेकिन जैसे ही इस घटना का वीडियो सामने आया तो ये बड़ा इशू बन गया। नितेश राणा ने कहा ये जिहादी मानसिकता वाले लोगों का काम है। ये आज मंदिर में घुसे हैं, कल आपके घर में घुसेंगे, इसलिए इन्हें रोकना जरूरी है। A group of jihadi men tried to enter the Trambakeshwar Mandir and put chadar in the holy temple.
This is the jihadi mindset that the entire Hindu community should be alerted about. That is what is happening in Karnataka. That is why we are hearing Pakistan Jindabad slogans everywhere. They tried to put encroachments on the forts built by Chhatrapati Shivaji Maharaj. Now they are trying to enter our holy mandirs, and then the next step will be entering our homes. If we don't stop this jihadi mindset, if we don't fight them unitedly, then the entire Hindu community is at threat. I also thank the Maharashtra Deputy Chief Minister Mr. Devendra Fadnavis ji for ordering a SIT probe in the Trambakeshwar issue. नीतीश राणे ने जो कहा उसे एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने पकड़ लिया। आव्हाड ने कहा वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं, अब ये लोग हार के डर से दंगा फसाद का सहारा लेंगे। आज त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुआ है, अब भीमाशंकर में भी होगा। महीने पहले बोला था तो आप लोग मेरे ऊपर कूदे थे, अरे आव्हाड साहब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये दंगे की क्या बात कर रहा है। अब क्या हो रहा है, तो आप भी जानो कि हम पागल नहीं है, हम पूरा महाराष्ट्र का रखते हैं, यहाँ पे पूरा भी चालू रहता है किधर क्या हो रहा है। ये तो 2 जिलों में हुआ है, अब देखो आगे आगे क्या होता है, क्योंकि जीतने की गुंजाइश ही नहीं है। एक ही रास्ता है जीतने के लिए, वो है दंगे। अभी त्र्यंबकेश्वर नहीं, अभी तो भीमाशंकर के चोटी के पर भी चढ़ाया जाएगा किसी को तो भी। आव्हाड ने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, बस कहते रहे इशारे को समझ लो। आव्हाड को जवाब दिया बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुले ने। बावनकुले ने कहा कि आव्हाड के बयानों से एक वर्ग को प्रोत्साहन मिलता है, इस वजह से ही अकोला और त्र्यंबकेश्वर जैसी घटनाएं होती हैं। आव्हाड को सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर उनके बयान की वजह से महाराष्ट्र में ऐसी घटना फिर हुई तो उसके लिए वही जिम्मेदार होंगे। नहीं, जितेंद्र आव्हाड जी जिस प्रकार से त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में कह रहे हैं ना, वो एक प्रकार का मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार से बातें करके यही जो अकोला में हो रहा है ना, ऐसे ही इन स्टेटमेंट से ऐसे ही स्टेटमेंट खड़े करके महाराष्ट्र को अशांत करने का काम जितेंद्र आव्हाड जी ने फिर दोबारा किया है, और इसका परिणाम जो होता है ये ऐसे अकोला की घटना में होता है। तो ये महाविकास आघाड़ी के नेता जानबूझकर ऐसी त्र्यंबकेश्वर को लेकर, भीमाशंकर जी को लेकर ये जो बातें करते हैं, और इस वजह से एक समाज को, एक समुदाय को जिस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है, उस वजह से ही यहाँ महाराष्ट्र में अशांत वातावरण हो रहा है। इसके लिए वही जवाबदार रहेंगे। त्र्यंबकेश्वर की घटना पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी रिएक्ट किया। शिंदे ने अपील की हर वर्ग के लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है, नागरिकों की भी है। राज्य में कहीं तनाव ना हो, इसके लिए सभी वर्गों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ये राज्य में सभी जाति पाति के लोग रहते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, लेकिन उसमें नागरिक जो है उन्होंने भी सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसा आह्वान मैंने कल किया हुआ है, और कहीं पर भी जातीय तनाव ना निर्माण हो, इसलिए सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बनाए, शांतता बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि जब जांच शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष ने बताया त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास हजरत सैयद गुलाब शाह बाबा की एक दरगाह है। इस दरगाह से मंदिर तक हर साल संदल जुलूस निकालने की परंपरा है। लोगों ने उसी परंपरा का निर्वाह किया था। अगर मंदिर प्रशासन को इस पर एतराज है तो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मंदिर प्रशासन का दावा है कि मंदिर में आने वाले हर जुलूस की एंट्री ट्रस्ट की डायरी में कई दशकों से की जाती है। संदन जुलूस के मंदिर में आने का कोई रिकॉर्ड डायरी में नहीं है। अब पुलिस जांच कर रही है। अच्छा होगा जल्दी से जल्दी सच्चाई सामने आए, क्योंकि छोटी सी बात को फसाना बनने में देर नहीं लगती। अब मैं आपको पाकिस्तान का हाल बता देता हूं। खबर यह मिली है कि इमरान खान 2 दिन बाद फिर गिरफ्तार हो सकते हैं। पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान खान को 18 मई को निजी तौर पर हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज भी एक्शन में आ गई है। पाकिस्तानी आर्मी ने कहा कि सेना के हेडक्वार्टर
और दूसरी सरकारी इमारतों पर हमला करने और तोड़फोड़ करने वालों का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलाकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। इस बीच पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी पर अदालतों की रियायत आज भी जारी रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तार करने पर लगी रोक 8 जून तक बढ़ा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के बाद रजिस्टर किए गए केसेस में बेल देने की सुनवाई बड़ी बेंच को सौंप दी। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजब तमाशा देखने को मिला। हाई कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी के नेताओं शीरी मजारी, फलक नाज और फवाद चौधरी को जमानत दे दी थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद जैसे ही फवाद चौधरी गाड़ी में बैठकर कोर्ट से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि सामने पुलिस की टीम खड़ी थी जो उन्हें फिर से गिरफ्तार करने के लिए आई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए फवाद चौधरी गाड़ी से निकलकर कोर्ट कैंपस की तरफ भागे। फवाद चौधरी को डर था कि वो कोर्ट कैंपस से बाहर निकले तो फिर अरेस्ट हो जाएंगे, इसलिए वो तेजी से भागने लगे और इस चक्कर में वो गिर भी गए। बाद में उनके साथी वकील उन्हें पकड़कर कोर्टरूम में ले गए और वहीं बिठा दिया। हालांकि बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी। इसके बाद इमरान खान ने एक बार फिर अपने सपोर्टर्स को बड़ी तादाद में निकलकर प्रोटेस्ट करने की अपील की। मेरे पाकिस्तानियों, ये है वक्त अपनी आज़ादी लेने का। हकीकी आज़ादी के लिए हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। थोड़ी सी पुलिस है, 1000 है, 70,000 है, 80,000 है, कितनी है? 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम है। जब अवाम ये फैसला कर ले कि हम ये जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, जब वो फैसला कर ले कि हमारा आइन हम इनको नहीं तोड़ने देंगे, हमें इलेक्शन चाहिए, हमें अपने मुंतखब किए हुए नुमाइंदे चाहिए, हम किन्हीं चोरों के नीचे गुलामी नहीं करेंगे, जिस वक्त अवाम ने फैसला कर लिया हम आज़ाद हो जाएंगे। आपने ये खौफ के बुत को तोड़ना है और जब भी अगली कॉल आए आपने पुरअमन तरीके से, कोई तोड़फोड़ नहीं, पुरअमन तरीके से अपने हकूक, अपनी आज़ादी के लिए सड़कों पर निकला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने ही मुल्क पे हिंसा भड़काई थी और अब जब कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इमरान अमन की बातें करने लगे हैं। ये वही शख्स है जो आज वजाहत कहता है कि मेरी पूरी सियासी तारीख अमन और पीसफुल सियासत के ऊपर मबनी है। पाकिस्तान की आवाम वो मनाजिर भूल गई है जब इस मुल्क के अंदर तरक्की आ रही थी, सीपैक आ रहा था, चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था, इस मुल्क में रोजगार मिल रहा था, IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होकर मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिल रहा था, मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम के होते हुए। उस वक़्त ये कब्रें खोद रहा था डी चौक के ऊपर, उस वक़्त ये पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेज रहा था, उस वक़्त कहता था मैं फलानी तारीख को मुल्क बंद कर दूंगा, वो शाहराह बंद कर दूंगा, वो शहर बंद कर दूंगा। जो इसको रोकता था OIG मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और पुलिस वालों के सर फटवाए, लोगों के सर फटवाए। ये शख्स कह रहा है कि मेरी पूरी सियासत बड़ी पुरअमन है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं। कोई किसी के नहीं सुन रहा, सब अपनी अपनी सुप्रीमेसी साबित करने में लगे हैं। हुकूमत, जुडिशरी और फौज एक दूसरे से टकरा रहे हैं और इस सब के बीच पाकिस्तान की आवाम पिस रही है। पाकिस्तान में अस्थिरता, पाकिस्तान के ऐसे हालात, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी हमारे लिए अच्छी नहीं है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।